356 ईसा पूर्व मैसेडोनिया की राजधानी पेला। उसी रात मंदिर में आग लगी और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, एक ऐसा बालक जन्मा है जो पूरी दुनिया को हिला देगा। उस बालक का नाम था सिकंदर। पिता फिलिप द सेकंड ऑफ मैसेडोन, एक क्रूर लेकिन कुशल राजा। माता ओलिम्पियास, रहस्यमयी, धर्म और भविष्यवाणियों में विश्वास रखने वाली ओलंपियास ने सिकंदर के मन में बचपन से यह विचार बैठा दिया कि वह कोई साधारण मानव नहीं बल्कि देवताओं की संतान है। 336 ईसा पूर्व फिलिप की हत्या। 20 साल का सिकंदर राजा बना और तुरंत विद्रोह भड़क उठा। ग्रीस के शहरों ने सोचा, यह लड़का क्या कर लेगा। सिकंदर ने जवाब दिया, थीब्स को जलाकर हजारों मारे गए, शहर मिटा दिया गया। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक आतंक था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में फारस केवल एक साम्राज्य नहीं था बल्कि उस समय की सबसे बड़ी विश्व शक्ति था। एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विशाल हिस्सों पर फैला यह साम्राज्य अपने सुव्यवस्थित प्रशासन, विशाल सेना और अपार संपदा के लिए प्रसिद्ध था। इसी कारण जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने फारस पर आक्रमण करने का निर्णय लिया तो यह किसी साधारण युद्ध की शुरुआत नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े शिकार का पीछा था। फारसी साम्राज्य की नींव साइरस द ग्रेट ने रखी थी और इसे डारियस वाइड ने संगठित प्रशासनिक ढांचे में बदला। सड़कों का जाल, कर व्यवस्था और प्रांतीय शासकों की प्रणाली ने फारस को लगभग अजेय बना दिया था। सिकंदर से पहले कोई भी शक्ति इस साम्राज्य को सीधे चुनौती देने का साहस नहीं कर पाई थी, लेकिन फारस की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी कमजोरी भी बन गई। विशाल साम्राज्य में एकता का अभाव था। अलग अलग क्षेत्रों की सेनाएं एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर नहीं थीं। इसके विपरीत सिकंदर की सेना छोटी थी लेकिन अत्यंत अनुशासित, तेज और एक नेतृत्व में बंधी हुई थी। 333 ईसा पूर्व के सस और 331 ईसा पूर्व के गौगामेला जैसे युद्धों में फारसी सम्राट डारियस तीसरे की विशाल सेनाएं रणनीति और नेतृत्व की कमी के कारण बिखर गईं। इन पराजयों के साथ ही फारस की अजेय छवि टूट गई। फारस की विजय केवल एक साम्राज्य की हार नहीं थी, यह उस प्राचीन विश्व व्यवस्था का अंत था जिसने सदियों तक एशिया और यूरोप को नियंत्रित किया था। सिकंदर के लिए फारस एक शिकार था और उसके पतन के साथ ही दुनिया का शक्ति संतुलन हमेशा के लिए बदल गया। 333 ईसा पूर्व एशिया माइनर की धरती पर एक ऐसा युद्ध होने वाला था जिसने प्राचीन विश्व की राजनीति की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। यह युद्ध था इस्सस का युद्ध, जहां पहली बार आमने सामने आए अलेक्जेंडर द ग्रेट और फारस का सम्राट डारियस द थर्ड। संख्या के लिहाज से यह युद्ध पहले से तय लग रहा था। डारियस की सेना सिकंदर की सेना से कई गुना बड़ी थी। उसके पास विशाल पैदल सेना, घुड़सवार दस्ते और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर सिकंदर के पास सीमित सैनिक थे, लेकिन उनके पास था अनुशासन, गति और स्पष्ट नेतृत्व। इस्सस का मैदान संकरा था। यही डारियस की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। विशाल फारसी सेना खुलकर फैल ही नहीं सकी, जबकि सिकंदर ने अपनी मैसेडोनियन फालैंक्स और घुड़सवार सेना को सटीक ढंग से इस्तेमाल किया। युद्ध के बीचों बीच सिकंदर ने सीधा हमला डारियस के केंद्र पर किया, जहां स्वयं फारसी सम्राट मौजूद था। जब डारियस ने देखा कि सिकंदर उसकी ओर बढ़ रहा है, तो इतिहास का वह क्षण आया जिसने फारस की प्रतिष्ठा तोड़ दी। डारियस युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। उसके साथ ही फारसी सेना का मनोबल टूट गया और युद्ध कुछ ही समय में सिकंदर की निर्णायक जीत में बदल गया। इस युद्ध में डारियस का परिवार, उसकी मां, पत्नी और बच्चे सिकंदर के हाथ लग गए। सिकंदर ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया, जिससे उसकी छवि केवल एक क्रूर विजेता की नहीं बल्कि एक रणनीतिक और राजनीतिक शासक की भी बनी। इस्सस का युद्ध केवल एक सैन्य विजय नहीं था, यह उस क्षण का प्रतीक था जब दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य पहली बार डर के कारण पीछे हटा। फारस अब अजेय नहीं रहा था और सिकंदर यूरोप का राजा नहीं बल्कि एशिया का दावेदार बन चुका था। इस्सस की विजय के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट के सामने अगली चुनौती थी फोनीशिया का शक्तिशाली समुद्री नगर टायर। यह कोई साधारण शहर नहीं था बल्कि समुद्र के बीच स्थित एक दुर्ग जिसकी दीवारें लहरों से बात करती थीं। फारसी नौसेना का समर्थन प्राप्त टायर सिकंदर की बढ़त के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन गया। सिकंदर ने टायर से आत्मसमर्पण की मांग की, जवाब में नगर ने इनकार कर दिया।
यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे साहसिक और जिद्दी घेराबंदियों में से एक। टायर द्वीप पर था, सीधे हमला असंभव। तब सिकंदर ने असाधारण निर्णय लिया। समुद्र में बांध बनाकर शहर तक रास्ता तैयार करना। महीनों तक पत्थर, लकड़ी और मलबा समुद्र में डाला गया। टायर के रक्षक ऊपर से आग और तीर बरसाते रहे, लेकिन काम रुका नहीं। घेराबंदी 7 महीने चली। यह समय केवल धैर्य की परीक्षा नहीं था, बल्कि सिकंदर की इच्छा शक्ति का प्रदर्शन भी था। अंततः बांध पूरा हुआ, नौसेना ने घेरा कसा और निर्णायक हमला हुआ। जब टायर गिरा तो परिणाम भयानक थे। हजारों नागरिक मारे गए, अनेक को गुलाम बना लिया गया और शहर को भारी क्षति पहुंची। टायर का पतन केवल एक सैन्य जीत नहीं था, यह संदेश था। सिकंदर ने साफ कर दिया कि उसके रास्ते में खड़ा होने की कीमत बहुत भारी होगी। साथ ही यह विजय भूमध्य सागर पर नियंत्रण की कुंजी बन गई। फारसी नौसैनिक शक्ति टूट गई और मिस्र का मार्ग खुल गया। टायर ने दुनिया को दिखाया कि सिकंदर केवल तेज हमलों का सेनापति नहीं, बल्कि अडिग संकल्प और असाधारण इंजीनियरिंग का भी स्वामी था। पर इसी अध्याय में उसका सबसे क्रूर चेहरा भी सामने आया। जहाजित जीत गई और एक महान नगर इतिहास में खामोश हो गया। टायर के पतन के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना दक्षिण की ओर बढ़ी, मिस्र की ओर। उस समय मिस्र फारसी साम्राज्य के अधीन था, लेकिन वहां की जनता विदेशी शासन से त्रस्त थी। जैसे ही सिकंदर पहुंचा, उसे किसी आक्रमणकारी की तरह नहीं, बल्कि मुक्तिदाता की तरह देखा गया। बिना बड़े युद्ध के मिस्र ने उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। मिस्र में प्रवेश करते ही सिकंदर ने स्वयं को केवल विजेता नहीं, बल्कि शासक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। उसने मिस्र की प्राचीन परंपराओं का सम्मान किया और स्वयं को फराओ घोषित करवाया। इससे उसे धार्मिक और राजनीतिक वैधता दोनों मिली। मिस्रवासियों की दृष्टि में वह अब सिर्फ विदेशी राजा नहीं, बल्कि देवताओं द्वारा चुना गया शासक था। यहीं नील नदी के किनारे सिकंदर ने एक नए शहर की नींव रखी, अलेक्जेंड्रिया। यह शहर आगे चलकर ज्ञान, व्यापार और संस्कृति का महान केंद्र बना। यूनानी, मिस्री और पूर्वी परंपराओं का संगम यहीं से शुरू हुआ। यह कदम दिखाता है कि सिकंदर केवल युद्ध जीतने में ही नहीं, बल्कि भविष्य गढ़ने में भी विश्वास रखता था। मिस्र प्रवास का सबसे रहस्यमयी अध्याय था सीवा के मरुस्थल में स्थित देववाणी स्थल की यात्रा। यहां के पुजारियों ने सिकंदर को ज्यूस का पुत्र कहकर संबोधित किया। इस घोषणा ने सिकंदर के भीतर पहले से मौजूद दिव्यता के विचार को और मजबूत कर दिया। अब वह स्वयं को साधारण मानव से ऊपर मानने लगा। मिस्र में बिताया गया समय सिकंदर के जीवन का मोड़ था। यहीं से उसका अहंकार नई ऊंचाई पर पहुंचा। वह केवल साम्राज्य जीतने वाला राजा नहीं रहा, वह स्वयं को देवता के समान समझने लगा। आगे आने वाले अभियानों में यही भावना उसकी शक्ति भी बनी और उसकी कमजोरी भी। 331 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के खुले मैदानों में इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध होने जा रहा था, गौ गामेला का युद्ध। एक ओर था अलेक्जेंडर द ग्रेट, दूसरी ओर फारस का सम्राट डारियस तीसरा। यह केवल दो सेनाओं की भिड़ंत नहीं थी, बल्कि दो विश्व दृष्टियों का टकराव था। डेरियस ने युद्ध भूमि स्वयं चुनी थी, खुले मैदान जहां उसकी विशाल सेना, रथ और घुड़सवार पूरी ताकत से फैल सके। उसकी सेना संख्या में सिकंदर से कई गुना बड़ी थी, परंतु सिकंदर के पास वह चीज थी जो संख्या से अधिक प्रभावी होती है, रणनीति। उसने अपनी सेना को तिरछे क्रम में सजाया और केंद्र में फालैंक्स को मजबूती से खड़ा किया। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, फारसी रथों ने आक्रमण किया। सिकंदर की सेना पहले से तैयार थी। रथों को रास्ता देकर फिर चारों ओर से घेर लिया गया। उसी क्षण सिकंदर ने निर्णायक चाल चली। उसने अपनी घुड़सवार सेना के साथ फारसी केंद्र पर सीधा हमला किया, ठीक वहीं जहां डेरियस खड़ा था। डेरियस ने एक बार फिर वही गलती दोहराई जो इस्सस में की थी। खतरा देखते ही वह युद्ध भूमि छोड़कर भाग गया। जैसे ही सम्राट भागा, फारसी सेना का मनोबल टूट गया। विशाल सेना कुछ ही समय में बिखर गई। गौगा मेला फारसी साम्राज्य का अंतिम अध्याय था। इसके बाद बाबुल, सूसा और परसेपोलिस जैसे महान नगर सिकंदर के अधीन आ गए। सदियों पुराना साम्राज्य कुछ ही घंटों के युद्ध में ढह गया। यह विजय सिकंदर को केवल विजेता नहीं बनाती, बल्कि इतिहास का सबसे शक्तिशाली पुरुष बना देती है। लेकिन इसी क्षण से उसका सबसे बड़ा शत्रु जन्म लेता है, अहंकार। गौगा मेला के बाद सिकंदर को लगने लगा कि अब उसे कोई रोक नहीं सकता, और यही भावना आगे चलकर उसके पतन की
नींव बनती है। गौगा मेला की निर्णायक विजय के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट फारसी साम्राज्य के हृदय तक पहुंच चुका था। उसके सामने अब खड़ा था फारस की शान, उसकी आत्मा और उसका गौरव, परसेपोलिस। यह केवल एक राजधानी नहीं थी, बल्कि आचेमेनिड साम्राज्य की शक्ति, संपदा और परंपरा का प्रतीक थी। संगमरमर के महल, सोने चांदी से भरे भंडार और दीवारों पर उकेरी गई सदियों की विजय कथाएं, सब कुछ यहां मौजूद था। जब सिकंदर परसेपोलिस पहुंचा तो शहर ने कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं किया। खजाने पर कब्जा कर लिया गया। इतिहासकारों के अनुसार यहां से इतना धन मिला कि उसे ढोने के लिए हजारों खच्चरों और ऊंटों की आवश्यकता पड़ी। यह विजय अपने आप में फारस की पूर्ण पराजय का प्रमाण थी। लेकिन असली इतिहास उस रात लिखा गया जब शराब, उत्सव और उन्माद ने विवेक पर विजय पाली। एक रात उत्सव के दौरान राजमहल में आग लगाई गई। देखते ही देखते आग ने लकड़ी, सोने और संगमरमर को अपनी चपेट में ले लिया। परसेपोलिस जलने लगा। क्या यह ग्रीस पर फारसी आक्रमणों का बदला था, या फिर यह एक क्षणिक निर्णय, एक नशे में लिया गया कदम? इतिहास आज तक इस प्रश्न पर एकमत नहीं है। कुछ इसे सुनियोजित प्रतिशोध मानते हैं, तो कुछ इसे सिकंदर के बढ़ते अहंकार का परिणाम। जो भी कारण रहा हो, इस आग ने केवल एक शहर को नहीं जलाया, इसने फारसी सभ्यता के आत्मसम्मान को भस्म कर दिया। परसेपोलिस के जलने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि सिकंदर अब सिर्फ विजेता नहीं रहा, वह विनाशक भी बन चुका था। यह अध्याय उसकी शक्ति का चरम था और उसके नैतिक पतन की पहली स्पष्ट झलक भी। परसेपोलिस की आग के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट को लगा था कि अब दुनिया झुक चुकी है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। फारस की समृद्ध घाटियों से निकलकर उसकी सेना पहुंची मध्य एशिया, बैक्ट्रिया और सोगडियाना जैसे दुर्गम क्षेत्रों में। यहां न भव्य शहर थे, न खुले मैदान थे, तो सिर्फ पहाड़, रेगिस्तान और छाया में लड़ने वाले विद्रोही। इन इलाकों में सिकंदर को पारंपरिक युद्ध नहीं मिला। दुश्मन सामने आकर नहीं लड़ता था, वह पहाड़ों में छिपता, रात में हमला करता और सुबह गायब हो जाता। यह गुरिल्ला युद्ध सिकंदर की रणनीति के लिए नई चुनौती था। जीत महीनों नहीं, वर्षों में मापी जाने लगी। सेना थकने लगी, हताहत बढ़ने लगे और अनुशासन में दरारें दिखने लगी। यहीं सिकंदर के स्वभाव में भी बदलाव आया। पहले जहां वह सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता था, अब वह कठोर और संदेहशील होता गया। विद्रोह के शक में उसने अपने ही कुछ अधिकारियों को दंडित किया। मित्रता और विश्वास की जगह भय ने लेनी शुरू कर दी। मध्य एशिया में स्थिरता लाने के लिए सिकंदर ने एक नई नीति अपनाई, स्थानीय अभिजात वर्ग से संबंध। इसी क्रम में उसने एक स्थानीय राजकुमारी से विवाह किया। यह राजनीतिक कदम था जिससे वह यूनानी और स्थानीय संस्कृतियों को जोड़ना चाहता था, पर उसकी अपनी सेना इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई। इन अभियानों ने सिकंदर को यह सिखाया कि हर विजय तलवार से नहीं मिलती। मध्य एशिया ने उसकी सेना को थकाया, उसके चरित्र को कठोर बनाया और उसके अहंकार को और गहरा किया। यहीं से स्पष्ट होने लगा कि यह यात्रा केवल जीत की नहीं, बल्कि धीरे धीरे टूटने की भी है। एक ऐसे शासक की जिसे अब हर कीमत पर आगे बढ़ना था। मध्य एशिया की कठिन यात्राओं के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट की नजर अब उस भूमि पर थी जिसके बारे में उसने केवल कथाएं सुनी थीं, भारत। यह कोई साधारण प्रदेश नहीं था। यहाँ की सभ्यता प्राचीन थी, राजाओं की परंपरा मजबूत थी और सेनाएं सिकंदर की सेना से बिल्कुल अलग ढंग से लड़ती थीं। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की सेना उत्तर पश्चिमी भारत पहुंची। भारत में उसका सबसे बड़ा सामना हुआ पौरव राज्य के राजा पोरुस से। यह टकराव हाइडस्पीस रिवर के किनारे हुआ। मानसून का मौसम था, नदी उफान पर थी, जमीन कीचड़ से भरी हुई। पोरस की सेना में युद्धक हाथी थे जिनका सामना मैसेडोनियन सैनिकों ने पहले कभी नहीं किया था। युद्ध भयानक था। हाथियों ने सिकंदर की पंक्तियों को तोड़ा, घोड़े डर गए और सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन सिकंदर ने नदी पार करने की चालाक रणनीति और तेज घुड़सवार हमलों से स्थिति संभाल ली। अंततः युद्ध सिकंदर के पक्ष में गया, पर यह उसकी अब तक की सबसे महंगी जीत थी। पोरस घायल अवस्था में भी गर्व के साथ खड़ा रहा। जब सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पोरस ने उत्तर दिया, एक राजा के साथ जैसा राजा के साथ होता है। इस उत्तर ने सिकंदर को प्रभावित किया। उसने पोरस को न केवल उसका राज्य लौटाया, बल्कि उसका क्षेत्र और बढ़ा दिया। भारत अभियान ने सिकंदर को यह एहसास करा दिया कि दुनिया की सीमाएं अभी खत्म नहीं हुई हैं।
यहां उसे ऐसा प्रतिद्वंद्वी मिला जो पराजित होकर भी झुका नहीं। यही वह मोड़ था जहां सिकंदर की अजेयता की कथा पहली बार संशय में बदलने लगी। भारत में हाइडेस पीस की कठिन जीत के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट की महत्वाकांक्षा अभी थमी नहीं थी। उसकी नजर अब गंगा की समृद्ध घाटियों पर थी। उसे बताया गया था कि आगे विशाल साम्राज्य हैं, अपार धन है और असंख्य सेनाएं हैं। सिकंदर के लिए यह चुनौती नहीं बल्कि अगला लक्ष्य था, लेकिन उसकी सेना के लिए यह सीमा थी। 326 ईसा पूर्व हाइफिसिस रिवर व्यास/बियास के किनारे वह क्षण आया जिसने इतिहास की दिशा मोड़ दी। महीनों की लगातार लड़ाइयां, अंतहीन यात्राएं, मानसून की बारिश, अजनबी भूमि और युद्धक हाथियों की भयावह स्मृतियां, इन सब ने सैनिकों को भीतर से तोड़ दिया था। वे घर लौटना चाहते थे। वे अब और आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। सिकंदर ने अपनी सेना को संबोधित किया। उसने अपने पुराने विजय भाषण दोहराए, सम्मान, अमरता और इतिहास में नाम की बात की। लेकिन इस बार शब्द असर नहीं कर रहे थे। सेनापति कोएनस ने सैनिकों की ओर से बात रखी। हमने बहुत जीत लिया है, अब लौटने का समय है। यह खुला विरोध था, और वह भी उस व्यक्ति के सामने जिसकी आज्ञा कभी प्रश्न नहीं बनी थी। पहली बार सिकंदर की इच्छा के आगे उसकी सेना खड़ी थी। कई दिनों तक वह तंबू में बंद रहा, क्रोधित, आहत और अकेला। अंततः उसे झुकना पड़ा। उसने देवताओं से बलि दी और घोषणा की कि अभियान यहीं समाप्त होगा। यह क्षण सिकंदर की पहली वास्तविक हार थी, तलवार से नहीं, मानव सीमा से। यहां समझ में आया कि सबसे महान सेनापति भी तब रुक जाता है जब उसके साथ चलने वाले थक जाते हैं। व्यास के किनारे रुकी यह यात्रा केवल एक मोड़ नहीं थी, यह अजेयता के मिथक पर पड़ा पहला गहरा आघात था। भारत से वापसी का निर्णय लेने के बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट ने वह रास्ता चुना जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। उसने अपनी सेना को गेड्रोसिया के भयानक रेगिस्तान से ले जाने का आदेश दिया, एक ऐसा इलाका जहां पानी दुर्लभ था, तापमान असहनीय और दूरी अंतहीन। यह यात्रा किसी युद्ध से कम नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे बढ़ती हुई मौत थी। दिन में जलती रेत, रात में ठंड और ऊपर से भोजन व पानी की भारी कमी, इन सब ने सेना को तोड़ दिया। सैनिक प्यास से गिरते, जानवर रास्ते में मरते और काफिले बिखरते चले गए। कहा जाता है कि इस यात्रा में सिकंदर ने अपने साम्राज्य की सबसे बड़ी मानवीय कीमत चुकाई। युद्धों में जितने सैनिक नहीं मरे, उससे अधिक इस रेगिस्तान ने निगल ली। सिकंदर स्वयं भी इस पीड़ा से अछूता नहीं था। उसने अपने सैनिकों के साथ वही कष्ट झेले, पानी की कमी, थकान और बीमारी। एक कथा के अनुसार जब किसी सैनिक ने उसे थोड़े से पानी की पेशकश की तो उसने वह पानी सबके सामने जमीन पर उड़ेल दिया, यह दिखाने के लिए कि वह अपने सैनिकों से अलग नहीं है। यह क्षण उसके नेतृत्व की महानता भी दिखाता है और उसकी जिद की कीमत भी। गेड्रोसिया की यात्रा ने सिकंदर को भीतर से बदल दिया। वह अब पहले जैसा उत्साही और अजय विजेता नहीं रहा। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, मन थक चुका था और चारों ओर मृत्यु का सन्नाटा था। यह वापसी किसी विजय जुलूस की तरह नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों और थकी हुई आत्माओं की यात्रा बन चुकी थी। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि सिकंदर की सबसे कठिन लड़ाई किसी साम्राज्य से नहीं थी, बल्कि प्रकृति और अपनी ही महत्वाकांक्षा से थी। गेड्रोसिया ने यह सिखा दिया कि दुनिया जीतने वाला भी अंततः मानव ही होता है, और हर मानव की एक सीमा होती है। 323 ईसा पूर्व, बेबीलोन, दुनिया की सबसे समृद्ध और रणनीतिक नगरी। यहीं पर वह व्यक्ति अंतिम सांसें ले रहा था जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अचानक तेज बुखार, कमजोरी और कुछ ही दिनों में अंत। सिकंदर की मृत्यु रहस्य बन गई। बीमारी, जहर या अत्यधिक थकान, इतिहास आज भी निश्चित नहीं है, लेकिन असली त्रासदी उसकी मौत नहीं थी, बल्कि वह शून्य था जो उसके बाद पैदा हुआ। सिकंदर ने कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। जब उससे पूछा गया कि साम्राज्य किसे सौंपा जाए, तो कहा जाता है कि उसका उत्तर था, सबसे शक्तिशाली को। यही वाक्य उसके साम्राज्य के लिए अभिशाप बन गया। सिकंदर की मृत्यु के तुरंत बाद उसके सेनापति, जिन्हें इतिहास डायडोखी उत्तराधिकारी सेनापति कहता है, आपस में भिड़ गए। कभी एक साथ लड़ी सेनाएं अब एक दूसरे का रक्त बहाने लगीं। कुछ ही वर्षों में विशाल साम्राज्य टुकड़ों में बंट गया। मिस्र पर एक सेनापति का कब्जा, एशिया पर दूसरे का मैसेडोनिया और यूनान पर तीसरे का। यह स्पष्ट हो गया
कि सिकंदर का साम्राज्य किसी मजबूत व्यवस्था पर नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व, करिश्मे और भय पर टिका था। जैसे ही वह व्यक्ति गया, पूरी संरचना ढह गई। यह अध्याय सिकंदर की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करता है। उसने दुनिया जीतने की योजना बनाई, लेकिन भविष्य की व्यवस्था नहीं। वह अपराजेय योद्धा था, पर स्थायी शासक नहीं। उसकी मृत्यु के साथ ही यह मिथक टूट गया कि केवल तलवार के बल पर इतिहास को हमेशा के लिए